तो बच्चों, इसमें हम TIR पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो जेईई में पूछी गई हैं। एंड दिस इज़ द 4th वीडियो ऑन TIR। तो इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो इसको देखने से पहले आप उसको देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक जेईई में देखा गया है 2-3 बार, एक कुछ ऐसा क्वेश्चन आया, वाइट लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे रिलेटेड आया। डिफरेंट कलर्स के लिए किसी मीडियम और एयर की जो मीडियम बाउंड्री होती है उस पर TIR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और वाइट लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले इतना जानते हैं कि यार जो वाइट लाइट होती है उसमें मेनली हम लोग उसे कैसे लिखते हैं, विबग्योर, है ना। 7 मेजर जो हम लोग कलर मानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। किसी गिवन मीडियम की जब हम लोग प्रिज्म और डिस्पर्जन पढ़ेंगे तो एक कॉची फॉर्मूला होता है a+b/λ², है ना। इट इज आगे के टर्म और भी होते हैं, उनको मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, c/λ⁴ एंड सो ऑन। किसी गिवन मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग होता है, और कॉची ने एक रिलेशन दिया था। अगर हम उसके हिसाब से देखें, देखिए ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ पढ़ा था। ये और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं उस वक्त भी बता रहा था। ये फॉर्मूला किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए है। जब वो मीडियम चेंज करता है उसकी वेवलेंथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। ये किसी सेम मीडियम का अलग अलग कलर की के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वेवलेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है ना। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इस तरह से होता है ना। सबसे छोटा होता है रेड वायलेट कलर की वेवलेंथ और सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड कलर की। ये एरो इधर की तरफ बनाया हमने, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। तो अगर मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर लिखूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो ऑर्डर आएगा वो ये आ जाएगा, ये म्यू का ऑर्डर हो जाएगा। अब मान लो ये एक मीडियम बाउंड्री है, यहाँ पर एयर है और ये कोई रिफ्रेक्टिव मीडियम है, और ये हमारी वाइट लाइट है, ठीक है। ये वाइट लाइट है, विबग्योर में लिख ले रहा हूँ। ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करें फ्रॉम ए मीडियम टू एयर, तो क्रिटिकल एंगल बच्चों क्या होता है, इट इज 1/μ, ठीक है, 1/μ, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो तुम देख सकते हो कि फॉर दिस पर्टिकुलर मीडियम बाउंड्री, मीडियम एंड एयर बाउंड्री, क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाय 1/μ। तो जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, सॉरी जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो क्रिटिकल एंगल का जो ऑर्डर होगा वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जस्ट अपोजिट हो जाएगा और वेवलेंथ के आप कह सकते हो सेम ऑर्डर में हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिखूं तो मैं कहूँगा क्रिटिकल एंगल वायलेट कलर के लिए उससे ज़्यादा होगा किसी उसी मीडियम का इंडिगो कलर के लिए क्रिटिकल एंगल, और उससे ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल ब्लू कलर के लिए, उससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा ग्रीन के लिए, उससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल येलो के लिए, उससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल ऑरेंज के लिए, और सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल होगा रेड के लिए। ये हमारा किसी गिवन मीडियम का मीडियम और एयर बाउंड्री के लिए क्रिटिकल एंगल का ऑर्डर कोई सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब अगर हम कोई बात कहें, हम जैसे आपसे कहें कि कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्लू कलर के क्रिटिकल एंगल के बराबर है, अगर इसके बराबर है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चन बनता है, तो अगर इस ब्लू कलर के क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो इनसे बड़ा होगा, चूंकि ये इनसे बड़ा है और ये इसके बराबर है, और इनसे छोटा होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ब्लू कलर, तो ब्लू कलर वाली जो लाइट रे होगी इट विल बी ए ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन बिकॉज इट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, बट दिस एंगल विल बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल फॉर द वायलेट एंड इंडिगो कलर्स। तो इनके क्रिटिकल से ज्यादा है तो इनका क्या होगा, TIR हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये किसी भी कंपटीशन में आ सकता है,
जेई, नीट, बिट्स, बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं जैसा कि जेई वालों ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसी प्रॉब्लम में कहूँ कि ये मैंने एक वाइट लाइट की बहुत पतली लाइट बीम, पेंसिल ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट कह सकते हो, वाइट लाइट की रे है, ये मैंने डाली और इट इज फाउंड दैट ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा है फॉर द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वाली जो लाइट रे है, ठीक है, इट इज फाउंड टू हैव ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ये दिया गया है सवाल में बच्चों, ठीक है। अब हमसे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन से कलर का रिफ्रैक्शन होगा, कौन कौन से कलर का TIR होगा, ठीक है। या मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि एक ऑब्जर्वर इधर है, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, एक ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, इसको क्या दिखेगा, इसको क्या दिखेगा। या इस तरह से भी क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि कौन कौन से कलर सेपरेट हो जाएंगे और कौन कौन से कलर सेपरेट नहीं होंगे। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन एक ही है। तो अगर तुम देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन, जो कि मैंने जेई का एक क्वेश्चन लिया है, उन्होंने ग्रीन कलर दिया था, कोई और भी दे सकता है, तो यहां से तुम तुरंत समझ गए इस प्रॉब्लम में कि जो आई है वो ग्रीन कलर अगर ग्रेजिंग में है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो ये ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल के अगर बच्चों बराबर होगा, यहां से देख लो, तो अगर इसके बराबर होगा तो इनसे छोटा होगा और इनसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वायलेट कलर, इंडिगो और ब्लू के लिए ये जो एंगल होगा उनके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो बेटा TIR किसका किसका होगा, TIR होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू का, और रिफ्रैक्शन किसका किसका होगा, रिफ्रैक्शन होगा तुम्हारा येलो, ऑरेंज और रेड का। इस तरह से आप बता देंगे। अब देखिए जिसका TIR हो रहा है वो तो बिल्कुल I इक्वल टू R है ना, दोनों एंगल सेम हो गए, ये रूल फॉलो करेगा। तो ये है तुम्हारा VIB, विब। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू बिल्कुल सेम तरह से रिफ्लेक्शन होगा। और तुम ऐसे कह सकते हो सिंगल लाइट रे आएगी, जो मिक्सचर होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू का, यानी ये कलर आपके सेपरेट नहीं हुए। अगर ये कलर सेपरेट नहीं हुए लेकिन रिमेनिंग कलर्स का तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर। ये तो फ्री स्पेस है या एयर है हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबके लिए 1 है। तो आप देख सकते हैं जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, आई सबके लिए सेम है, उसके लिए आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो म्यू की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, वायलेट कलर के लिए ज़्यादा है। अगर मैं इनके लिए बात करूँ, क्योंकि इनका तो TIR हो रहा है, तो म्यू का ऑर्डर जो है वो इस तरह से ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा येलो का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। तो यानी कि ये जो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, चूंकि म्यू अलग अलग है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। तो आपके ये कलर्स जो होंगे कुछ ऐसे आपके सेपरेट हो जाएंगे। तो आप कह रहे हो कौन कौन से कलर सेपरेट हो जाएंगे, जिनका रिफ्रैक्शन होगा बच्चों वो कलर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ये ऑरेंज है और ये येलो है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये कंप्लीट प्रॉब्लम बनता है। ये मेंस में भी पूछा जा चुका है, 13, 14, 15 के आसपास मेंस में भी आया, 15 में आया शायद, और IIT एडवांस में बहुत पहले आया था, 2002 या 2004 के, 2000 से 2005 के बीच में क्वेश्चन देखोगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम रिपीट हो सकता है। ओके बच्चों, तो एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेई में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे TIR में, क्योंकि TIR बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए हम मैक्सिमम जो वेरिएशंस हो सकते हैं TIR से प्रॉब्लम जो बन सकते हैं, मैक्सिमम वेरिएशन वो हम लोग जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ बच्चों डिस्कस करने वाले हैं TIR इन केस ऑफ मल्टीपल पैरेलल मीडियम बाउंड्रीज। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको समझ लेना बच्चों। जैसे हमारे पास बहुत सारी पैरेलल मीडियम बाउंड्रीज हैं और हमने स्नेल्स लॉ पे चर्चा की थी। इसका μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है और ये μ5 है। और कोई भी लाइट रे मान लेते हैं, सपोज हमारी यहाँ से ऐसे हमने एंगल θ1 पे इसको इंसिडेंट कराया, और ये लाइट रे मान लेते हैं कुछ ऐसे जाती है, फिर ये यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर ये ऐसे जा रही है ना। तो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए
इस लाइट रे का TIR होगा कि नहीं होगा। अगर TIR होगा तो ये मीडियम बाउंड्री 1 है, ये मीडियम बाउंड्री 2 है, ये मीडियम बाउंड्री 3 है और ये 4 है। किस मीडियम बाउंड्री पे TIR होगा? और मल्टीपल पैरेलल मीडियम बाउंड्रीज आपको दी जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कई तरह से अप्रोच कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम हम लोगों ने इसलिए लिया है ताकि हम इसके लिए आपको शॉर्टकट, या आप ये कह सकते हो कि एक मिनिमम नंबर ऑफ लाइन की अप्रोच आपको बताई जा सके। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस की अप्रोच हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ाया था, अभी मैं मान लेता हूं कि चलो TIR नहीं हो रहा, लेट अस सपोज कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये लाइट रे आखिरी तक जा रही है, तो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो दिस एंगल इज θ2, दिस इज ऑल्सो θ2, ये मान लेते हैं θ3 है, ये θ3 है, ये θ4 है, ये θ4 है बच्चों, ये θ5। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पहली मीडियम बाउंड्री पे μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, फिर μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3 और μ4 sin θ4 इक्वल टू μ5 sin θ5। ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, फिर यहाँ के लिए लगाएंगे μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3, μ3 sin θ3 इक्वल टू μ4 sin θ4। तो सबको एक सीक्वेंस में लिख दिया है, ठीक है ना। अब हमको जैसे ये बताना है कहाँ पे TIR हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट फर्स्ट वीडियो में, कि अगर डेंसर से रेयर में कोई लाइट रे जा रही है और उसका TIR हो रहा है, तो याद करिए आप लोग, रिफ्रैक्शन के लिए अगर आप जाएंगे, सपोज यहाँ पर म्यू की वैल्यू 3 है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और आप भूल गए कि TIR होने वाला है क्या है। अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए जाएंगे तो 3 sin स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 3 sin 45 इक्वल टू 1 sin r, तो sin r की वैल्यू 3/√2 आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 1 आएगी। मतलब कभी भी मैंने डिस्कस किया था ये 2 वीडियो पहले, ठीक है, अगर आपको याद है तो, कि जब भी हमारा डेंसर से रेयर में लाइट रे जा रही है, अगर TIR हो रहा है और बाई चांस हमारे दिमाग से स्किप हो गया, तो मैंने कहा था कि आप जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे और sin r की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो अपने आप को 2 थप्पड़ मार लेना और याद दिलाना कि मैं भूल कैसे गया था, ठीक है ना। तो ये बात यार बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल गए तो निपट जाओगे, ध्यान रखना यार, ये बहुत काम की बात है। और क्वेश्चन 2009 में JEE में आया है, 2018 में भी एक सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो चलो इस पे बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ से TIR हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लो कि हर जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। एज्यूम करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बना लो, ऐसे ही फटाफट μ1 sin θ1 एकदम रफ्तार में। θ1 तुमको दिया गया है, सपोज μ1 तुमको दिया गया है, ठीक है, और तुम θ2 θ3 इन सब की वैल्यू निकालो, मतलब कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करो sin θ2 sin θ3 sin θ4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये फॉलो किया, सेकंड स्टेप आपने sin θ कैलकुलेट, एक एक करके कैलकुलेट करो और चेक करते जाओ कि सबकी वैल्यू 1 से छोटी है कि नहीं। अगर sin θ2 बच्चों 1 से छोटा है, मतलब θ2 एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये लाइट रे, इन दोनों के बीच में लाइट रे मौजूद होगी। अगर sin θ3 1 से छोटा है, इसका मतलब है θ3 भी एग्जिस्ट करेगा, यहां लाइट रे मौजूद होगी, यहां लाइट रे मौजूद होगी। बट मान लेते हैं, कोई केस सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों तो 1 से छोटे आए, बट sin θ4 की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, मतलब θ4 इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां कोई लाइट रे मौजूद नहीं होगी। अगर होती तो उसका कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता और साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती जो कि 1 से छोटी होती। मतलब यहां जो लाइट रे हमने बनाई है, यहां तक लाइट रे नहीं पहुंच पाई है। यहां तक पहुंची है लाइट रे sin θ3 1 से छोटा है बच्चों, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब तुम समझ जाना कि TIR हो चुका है। तो यहां लाइट रे नहीं पहुंची, तो कहां θ3 एग्जिस्ट करता है पर 4 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेफिनेटली यहां से हमारा जो है TIR हुआ होगा यहां से। तो ये θ3 होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल, I = R, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए दिस विल बी θ3। तो यहाँ θ3 से θ2 आया है, तो सिमेट्रिकल बिल्कुल यहाँ पर भी आएगा, ये θ2 आएगा और θ2 के बाद इस तरह से लाइट रे निकलेगी। ये अगर θ1 है तो ये भी θ1। मतलब किसी भी मीडियम बाउंड्री से रिफ्लेक्ट TIR होके आए, आपको यहाँ से लाइट रे का आप जिस एंगल पे डालेंगे, यहाँ से जब निकलेगी उसी एंगल पे निकलेगी। तो अगर आप डेविएशन की बात करेंगे तो जो डेविएशन आएगा वो ऐसा ही आएगा, मान लो इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट अगर होती तो जो डेविएशन आता, ठीक है ना।
तो यहाँ पर डेविएशन जो होगा वो 2 इंटू पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 i होता है मिरर के लिए या रिफ्लेक्शन के लिए, तो पाई माइनस 2 थीटा 1 विल बी द नेट डेविएशन किसी भी मीडियम बाउंड्री से TIR होके आए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस मीडियम बाउंड्री पे TIR हो रहा है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट कह सकते हो कि आपको हर एक मीडियम बाउंड्री पे क्रिटिकल एंगल निकाल के आपको अपना टाइम किल नहीं करना है, ठीक है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं फटाफट। देखो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे मान लो ये एक मीडियम बाउंड्री है, 4 मीडियम बाउंड्री है। एक लाइट रे हमने यहां से डाली, नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। दिस म्यू इज इक्वल टू 4, इसका म्यू 3.5 है, इसका म्यू 3 है, इसका म्यू 1.5 है, इसका म्यू 1 है। ये मीडियम बाउंड्री 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमने कहा कि बताओ किस मीडियम बाउंड्री पे TIR होगा। मान लो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है ये जो कि इक्वल होगा, ये θ2 है, इसमें θ3 मान लो, इसमें θ4, इसमें θ5 है। रे डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप फटाक से अप्लाई करिए μ1 sin थीटा, तो ये 30 डिग्री दिया है बच्चों, इक्वल टू μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3 इज इक्वल टू μ4 sin θ4 1 sin θ5, ठीक है। 1 by 1 कैलकुलेट करते चलिए। देखो 4 sin 30, sin 30 1/2 है, तो ये 2 आएगा। साइन θ2 की वैल्यू देखोगे तो 2/3.5, यानी कि ये ओके है, θ2 एग्जिस्ट करेगा, यानी इस मीडियम में लाइट रे होगी बेटा। साइन θ3 की वैल्यू निकालोगे 2/3, इट इज ऑल्सो लेस देन 1, वेरी गुड, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, यानी इस मीडियम में इन दोनों के बीच में भी लाइट रे प्रेजेंट होगी, पहुंचेगी रिफ्रेक्शन होके। बट अगर साइन θ4 की वैल्यू देखें तो ये जो आ रहा है ये 2/1.5, इट इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो ये नॉट पॉसिबल, मतलब यहां लाइट रे नहीं पहुंचेगी। तो TIR कहां से होगा बच्चों? तो हम कह सकते हैं मीडियम बाउंड्री नंबर 3। कहां से TIR होगा? मीडियम बाउंड्री नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि आपने इतने कम टाइम में आप फटाक से बता दिया कि किस मीडियम बाउंड्री से TIR हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक जो जेई में क्वेश्चन आया था 2007, 8, 9 के आसपास, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं रहता है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछा था, थोड़ा धुंधला धुंधला मुझे याद है, मैं डिस्कस करता हूं। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें कुछ इस तरह की मीडियम बाउंड्री दे रखी थी, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n0 था, इसका कुछ n0/2 था, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, n0/4 था, दिस इज n0/8। एक लाइट रे उन्होंने जो डाली थी वो शायद ग्रेसिंग इंसिडेंट रे, मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, कोई नहीं, अपन क्वेश्चन बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। एक लाइट रे डाली तो जो अप्रॉक्सीमेटली ग्रेसिंग थी, मैं यहां पे थोड़ा सा बता रहा हूं, ये जो एंगल था ये 90 डिग्री था ना, कुछ भूल रहा हूं मैं, चलो 30 डिग्री ले लेते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये लाइट रे 30 डिग्री पे हमने इस मीडियम बाउंड्री पे डाली, 1 2 3, ये मीडियम 1 दिया था, ये मीडियम 2 था, ये मीडियम 3 था बच्चों, ये मीडियम 4 था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 2008 के आसपास का है, 8 का ही होगा शायद, ठीक है, देख लेना यार, 8, 9, 7 में कोई एक है। तो बच्चों ये पूछा था कि यार ये लाइट रे जो इस मीडियम बाउंड्री पे पड़ रही, इट जस्ट मिसेस दिस मीडियम, ये लाइट रे जस्ट मिस कर जाती है इस मीडियम को। तो हाँ सॉरी, याद आया मुझे, थीटा दिया था, थीटा की वैल्यू पूछी थी और ऑप्शंस कुछ इस तरह के थे, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/4, साइन इनवर्स 1/6, साइन इनवर्स 1/8, ABCD 4 ऑप्शन दिए थे, याद आ गया एग्जैक्टली। तो बेटा थीटा की वैल्यू पूछी थी जिसके लिए ये लाइट रे जो है वो इस मीडियम को जस्ट मिस कर जाए, इस मीडियम में ना पहुंचे। जस्ट मिस कर जाने का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये लाइट रे ऐसे यहां पे पहुंची, थोड़ा नॉर्मल से दूर हुई, फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होते हुए ऐसे पहुंचती है। अब यहां पे अगर इसका TIR हो गया तब तो ये पूरी तरह से मिस कर गई उस मीडियम को, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस ही कर गई, ठीक है। और अगर इसका रिफ्लेक्शन हो गया तब तो ये पहुंच गई उस मीडियम में। जस्ट मिस कर जाने का मतलब लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है।
मतलब ये ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो जाए बच्चों, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो जाए, है ना। तो जस्ट अगर मिस कर रही तो मतलब इसमें ना पहुंचे, बट पहुंचते पहुंचते रह गई तो ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन कह सकते हो। तो इन दोनों का, इसका एंगल तुम्हें पता चल गया कि 90 डिग्री है, तो बस आप सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इन दोनों से फाइनल इनिशियल के बीच में। एन नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एन नॉट बाई 8 साइन 90 फॉर ग्रेजिंग, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/8 आएगी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/8, ठीक है ना बेटा। या अगर आप चाहें तो इस तरह से इक्वेशन बना के, अगर ये मिस कर रहा है तो इसके साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसको 1 से बड़ा कर देंगे या ग्रेटर और इक्वल टू 1 कर देंगे, तो एक इक्वलिटी में आंसर आपका साइन इनवर्स 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी नज़र में यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसके क्वेश्चन भी आपको बुक से प्रैक्टिस करने हैं, ओके।